ठीक है, ओके, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल इंडिपेंडेंस। कंडीशनल इंडिपेंडेंस, अगेन ये भी एक डेफिनेशन है। कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है, कंडीशनल इवेंट है, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बताता है। मान लो कोई ए और बी एक दूसरे कंडीशनल इवेंट है, मतलब एक किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके से जुड़े हुए हैं, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उस टाइप के जो प्रॉब्लम की क्वेश्चन है वो उसके बारे में कंडीशनल इंडिपेंडेंस में बताया जाता है। तो लिख लो, इट टेल्स अबाउट द वेरियस इवेंट्स, it tells about the independence of various events, it tells about independence of various events with respect to conditional law, with respect to conditional law। कंडीशनल इंडिपेंडेंट है ना ये, इट टेल्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंडीशनल लॉ। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि ऐसा दे रखा है कोई भी इवेंट आपका क्या सी है, वो इवेंट जुड़ा एसोसिएट है, कोई भी कंडीशनल इवेंट ए और बी के साथ में जुड़ा है, तो उस केस में कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी गिवन सी, वो आपका क्या कंडीशनल इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो लिख लो, इन पर्टिकुलर द गिवन इवेंट C, in particular the given event C मतलब कोई एक इवेंट है C हो चुका है, then events A and B are conditional independent if कोई इवेंट सी हो चुका है तो ए और बी कंडीशनल इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ए एंड बी ये दोनों होना है, और किसके रेस्पेक्टिव गिवन सी हो चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये आपके क्या कंडीशनल इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आपके पी ए इंटू पी बी, इसी टाइप का कुछ होना चाहिए। तो कंडीशनल इंडिपेंडेंट में सी इवेंट हो चुका है और ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों एक दूसरे से कंडीशनल इंडिपेंडेंट है। तो इसको कैसे डिनोट करूंगा, सी हो चुका है उसके बाद ए हो, और सी हो चुका है उसके बाद बी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, पी सी गिवन ए इंटू पी सी गिवन बी, क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है मतलब डायरेक्टली मैं निकल सकता हूँ, यही आपकी क्या है कंडीशंस होती है, इसकी यही कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन ये दे सकता है, ए इवेंट दे दिया, बी इवेंट दे दिया, सी इवेंट दे दिया, तो क्या बोल देंगे, इफ ए और बी आपके क्या कंडीशनल इंडिपेंडेंट है देन ये निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेशन पे। डेफिनेशंस बस याद रखनी जरूरी है, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट पेयर वाइज, कंडीशनल इंडिपेंडेंट, इस टाइप की बस डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से लिख लो। डेफिनेशन यही है बेटा, कुछ यही डेफिनेशन है। गिवन ए इवेंट सी, सी एक इवेंट दे चुका है, कोई एक इवेंट सी दे चुका है, देन ए एंड बी आर कंडीशनल इंडिपेंडेंट टू सी, सी होने के बाद ए और बी दो इवेंट एक दूसरे से कंडीशनल इंडिपेंडेंस कब होंगे, जब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, सी होने के बाद ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी होने के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी इंटू सी होने के बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंस है ना तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये बस सिर्फ कंडीशन है, डेफिनेशन है, ये आप याद रखनी है। क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन करो ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन की हेल्प से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कंसीडर टू इंडिपेंडेंट फेयर कॉइन्स tosses in which all
possible outcomes are equally likely. Consider two independent fair coin tosses in which all possible outcomes are equally likely. Let कोई इवेंट दे देगा H1, फर्स्ट टॉस इज टेल. ये पहला इवेंट दे दिया H1, फर्स्ट टॉस इज टेल. इवेंट दे दिया H2, सेकंड टॉस इज टेल. और ये इवेंट दे दिया है आपका, क्या है, कोई भी इवेंट बोल दिया D. जानबूझ के अलग अलग नाम दे रहा हूं कंफ्यूज करने के लिए. D इवेंट दे दिया है आपको, both tosses have different results. Then check whether H1 and H2 are conditional independent or not. When event D occurred, given D event D occurred. मतलब D हो चुका है. D होने के बाद H1 और H2 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है. D के होने के बाद H1 और H2 कंडीशनल इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है. आंसर बताओ. गलती होने का चांस है, गलती होने का चांस है यहां पे. आंसर बताओ, यस और नॉट. गलती होने का चांस है, यस और नॉट. गुड. क्या करूं, सबसे पहले मैं बनाऊं H1. H1 क्या दे रखा है आपका, फर्स्ट टॉस इज टेल. फर्स्ट टॉस टेल है. सेकंड टॉस क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है, सेकंड टॉस टेल भी हो सकता है. ये दो ही इवेंट बनेंगे. H2 क्या है आपका, सेकंड टॉस टेल है, तो सेकंड टॉस आपका क्या टेल है, तो फर्स्ट टॉस हेड भी हो सकता है, सेकंड टेल है तो फर्स्ट टॉस टेल भी हो सकता है. और D इवेंट क्या है, D इवेंट क्या दे रखा है आपका, D इवेंट क्या दे रखा है आपका, दोनों डिफरेंस, मतलब हेड टेल एंड टेल हेड. कंडीशनल इंडिपेंडेंट निकालना है, तो मैं क्या करूं, इसके रेस्पेक्टिव, इसके रेस्पेक्टिव. तो मैं बात करूं सबसे पहले PH1 गिवन D. PH1 गिवन D. D हो चुका है. D होने के बाद H1 होने की प्रोबेबिलिटी, D होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपकी, D होने की प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, सैंपल स्पेस में आपके क्या है, सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, दो टॉस है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. सैंपल स्पेस में आपके क्या है, 4 है. तो D होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी आपकी, 2/4 हो जाएगी. अब उस D में से H1 होने की प्रोबेबिलिटी, उस D में से H1 होने की प्रोबेबिलिटी, तो उस D, ये D हो चुका है. अब इसके लिए कंडीशनल है, तो अब सैंपल स्पेस ये आएगा, ये सैंपल स्पेस आएगा, ना कि ये नहीं होगा. इसके लिए सैंपल स्पेस ये आएगा, लेकिन कंडीशनल है, D हो चुका है, D हो चुका है, मतलब ये इवेंट हो चुका है, तो अब सैंपल स्पेस ये आ जाएगा, ना कि ये. तो ये D होने के बाद H1 होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें ये होने के बाद H1 होने की प्रोबेबिलिटी, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है. ये क्या होता है आपका, PH1 इंटरसेक्शन D होता है. H1 इंटरसेक्शन D, इन दोनों में कुछ कॉमन है. H1 इंटरसेक्शन D में कौन कोई कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है कि टेल हेड और टेल हेड कॉमन है, ये कॉमन है. तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1/4, क्योंकि
टोटल केस तो आपका क्या 4 ही होंगे, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगी 1/2। सिमिलरली इसी टाइप से मैं निकालूंगा PH2 गिवन D। तो PH2 गिवन की मतलब PH2 इंटरसेक्शन D अपॉन PD। D होने की प्रोबेबिलिटी 2/4। अब कंडीशनल इवेंट है, कंडीशनल इवेंट है मतलब अब सैंपल स्पेस ये होगा, अब सैंपल स्पेस ये होगा। ये होने के बाद इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हेड टेल टेल हेड। क्लियरली दिख रहा है कि हेड टेल कॉमन है, तो हेड टेल कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 1 इवेंट कॉमन है तो 1/4 मतलब 1/2। अब तीसरा चीज क्या देखो, PH1 इंटरसेक्शन S2 गिवन D। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे क्या बच्चे गलती है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, PD हो चुका है एंड PH1 इंटरसेक्शन S2, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना विद रिस्पेक्ट टू D, ये निकालना है। यहां पे ये डेफिनेशन मिस कर जाएगी, ये डेफिनेशन मिस कर जाएंगे। अब यहां पे यदि इस चीज को मिस किए ना, कंडीशनल वाली चीज को किए, तो क्या सोचेंगे H1 H2 में दोनों में कॉमन, क्लियरली H1 H2 में टेल कॉमन है तो 1/4 1/2 इंटू 1/4 करेंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अब सैंपल स्पेस क्या होगा आपका D होगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या जाएगी 2/4। अब इस D के होने के बाद, इस D के होने के बाद H1 और H2, H1 इंटरसेक्शन S2 देखूंगा, H1 इंटरसेक्शन S2 में सिर्फ और सिर्फ टेल और टेल है। क्या ये D में आता है, क्या ये D में आता है, H1 इंटरसेक्शन H2 क्या ये D में आता है, D में नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो ये आपका क्या इम्पॉसिबल होगा, तो ये आपका क्या 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो क्लियरली दिस डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशनल इंडिपेंडेंट नहीं है। किसने एग्जैक्टली इसी तरीके से किया है, किस किसने ऐसे एग्जैक्टली किया है, मुझे पता है सबने 1/2 से किया है, उसका आंसर गलत आया है। 0 से किया तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 0 से किया तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपका क्या है, H1 एंड H2 आर नॉट कंडीशनल इंडिपेंडेंट, नॉट कंडीशनल इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू D। तो बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन बस ये है, डेफिनेशन याद रखनी और कुछ नहीं है, डेफिनेशन याद रखनी कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। प्रोबेबिलिटी समझ में तो आ रही है ना, ज्यादा बोरिंग तो नहीं जा रहा, ज्यादा बोरिंग तो नहीं जा रहा ये जो डेफिनेशंस वगैरह है। कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनाना, चैप्टर ये ऐसा है उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऑल्दो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इतने एफर्ट डाल के कर रहा हूँ, मैक्सिमम इनपुट देके कि तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो और साथ साथ में ऐसा भी नहीं लगे कि टफ हो। इजी क्वेश्चन जानबूझ के मैं करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो मैं सीधे सीधे टफ क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाने का मोटिव यही है कि कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है, P A यूनियन B। ये कब निकालते हैं, जब इंडिपेंडेंट है उस केस में भी निकालते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं है उस केस में भी निकालते हैं। इस टाइप के हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी कर ली है, मुझे इस केस में बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन रूल, सेकंड आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। वैसे इसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे मान लो आपका क्या है, कार्ड्स निकाल रहे हैं, 52 कार्ड्स में से आपको 3 कार्ड निकालने हैं, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहला कार्ड आपका क्या है, किंग हो, दूसरा कार्ड क्वीन हो, तीसरा कार्ड आपका क्या है, जैक हो। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, मतलब एक से ज़्यादा एसोसिएट कंडीशंस होंगी। एक इवेंट हो चुका है देन उसके बाद दूसरा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट हो चुका है देन दूसरा इवेंट हो चुका है फिर तीसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सारी चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है आपको, क्या होता है, P A गिवन B। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B होता है। तो मैं इससे मैं बोलना चाहूं तो P A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले B होगा, देन
पी बी होने के बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस यही रखना, मैंने कैसे बोला इसको, कैसे रीड किया है, पी ए एंड बी होने की प्रोबेबिलिटी कब, जब पहले पी बी हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है, देन इवेंट बी होने के बाद एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहला कार्ड आपका क्या किंग हो और दूसरा आपका क्या एस हो। तो पहला कार्ड आपका क्या किंग, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब किंग हो चुका है, उसके बाद एस होने की प्रोबेबिलिटी ये। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, बिना नाम से कर चुके हो, लेकिन जब बहुत सारे इवेंट एसोसिएटिव होते हैं तो उस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये बिना नाम से तो ऑलरेडी कर चुके हो, 10th में भी किए थे, 11th में भी किए हैं, लेकिन नाम के हिसाब से थोड़ा सा, जब बहुत सारे इवेंट्स हो जाए तो उस केस में क्या करोगे। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका, P इवेंट 1 occurred into probability of event 2 when event 1 already occurred। ये 2 इवेंट इस रूल से आपका क्या एसोसिएट है। अब 2 से ज्यादा इवेंट हो जाएंगे, 2 से ज्यादा इवेंट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यदि ये तो नॉर्मल हो गया, अच्छा यदि मैं बोलता, इसमें एक नोट लिख के बोलूं, यदि मैं बोलूं इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो उस केस में तो मैं पूछूंगा P A इंटरसेक्शन B, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P A इंटू P B। तो मतलब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है नहीं। इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, कंडीशनली एसोसिएट है, तो उस केस में ये हो जाएगा। ये 2 के लिए है। सिमिलरली मैं बात करूं, सिमिलरली 3 इवेंट्स के लिए मैं बात करूं, 3 इवेंट्स के लिए मैं बात करूं, A1 A2 और A3। सबसे पहले A1 हुआ, फिर A2 हुआ, फिर A3 हुआ। तो मैं क्या बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो सबसे पहले क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सबसे पहले A1 हो गया, और ये 1 by 1 हो इन ऑर्डर। ये चीज ध्यान रखना, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा। सबसे पहले A1 हो, फिर A2 हो, फिर A3 हो, 1 by 1 हो इन ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आपका PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो क्या बोलूंगा, सबसे पहले A1 होगा। तो A1 होने के बाद A2 की प्रोबेबिलिटी इनटू, अब A3 होने से पहले क्या क्या हो चुका होगा, A3 होने से पहले क्या क्या हो चुका होगा, A1 एंड A2 हो चुका होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 अकर्ड, देन उसके बाद A3। समझ में आया बेटा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आया। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, 3 रूल्स एसोसिएट है, 3 इवेंट एसोसिएट है। सबसे पहले ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे पहले A1 होगा, फिर A1 होने के बाद A2 होगा, फिर A2 होने के बाद A3 होगा। तो सबसे पहले A1 होने की प्रोबेबिलिटी एंड A1 होने के बाद A2 होने की प्रोबेबिलिटी, A2 और A1 होने के बाद A3 होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इन A2 एंड A3, तीनों इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी जब कंडीशनली एसोसिएट है। तो जल्दी से लिखो। सिमिलरली मैं n इवेंट्स के लिए बात करूं, सिमिलरली फॉर n events A1 A2 A3 एंड सोन an, तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सोन इंटरसेक्शन an। इसकी वैल्यू क्या आपकी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो चुका है, उसके बाद A2 होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, A1 एंड A3 हो चुके हैं तो A3 होने की प्रोबेबिलिटी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 और A3 तीनों हो चुके हैं, तो उसके बाद A4 होने की प्रोबेबिलिटी, एंड सोन चलता रहेगा लास्ट तक। ये आपका क्या n इवेंट्स के लिए हो गया, ये आपका क्या n इवेंट्स के लिए हो गया।
जल्दी से नोट कर लो बेटा। अच्छा, इसका वही केस मैं क्या बोलूंगा, इफ ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर सारे एक दूसरे इंडिपेंडेंट, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो, दो इवेंट में डिसजॉइंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो से ज्यादा में थोड़ा फर्क होता है। मैंने वहां पे बताया दो से ज्यादा में केस होते हैं, एक आपका क्या होगा पेयर वाइज हो गया, और एक क्या होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, नॉट पेयर वाइज, वो आपका, तो उसमें ध्यान रखना। यदि सारे के सारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो इस केस में मैं क्या बोलूँ, PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सोन इंटरसेक्शन AN, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, सबकी प्रोबेबिलिटी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट है या किसी रूल की हेल्प से एसोसिएट है। 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पैटर्न के, इजी क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट सारे बनने चाहिए आपसे, इजी क्वेश्चन होंगे, सारे बनने चाहिए। जल्दी से नोट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की, जब ये एसोसिएट होते हैं ना, लिंक्ड होते हैं, तो उस टाइप के एसोसिएट क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कब होता है, जब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कैसे होता है कि एक स्टेशन है A और B, अब A स्टेशन पे कोई भी आपका क्या गार्ड बैठा है, वो ट्रेन आ रही है, क्वेश्चन इस टाइप का देता है, तो उसके लिए आपका क्या सिग्नल जनरेट करेगा। अब सिग्नल जनरेट करेगा, वो दो टाइप के सिग्नल जनरेट कर सकता है, या तो रेड सिग्नल जनरेट कर सकता है या फिर ग्रीन सिग्नल जनरेट कर सकता है। अब स्टेशन बी पे एक बुढ़ा गार्ड बैठा है, बुढ़े गार्ड को ढंग से दिखता नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से घुमाता है, अननेसेसरी की स्टोरी में खो जाओ और तुम लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट करो। आईटी की जब भी क्वेश्चन आता है ना, खास बात ये होती है कि स्टोरी को घुमाने की कोशिश करता है। स्टेशन बी पे एक बुढ़ा गार्ड बैठा है जिसकी आई साइट थोड़ी सी वीक है और वो सही से रीड नहीं कर पाता, उसकी सही सिग्नल रीड करने की प्रोबेबिलिटी दे दी है 1/3। ठीक है, तो अब सही सिग्नल रीड करने के मतलब उसने मान लो रेड सिग्नल जनरेट किया, तो वो रेड रीड करेगा या फिर रेड नोट रीड करेगा। रेड नोट रीड करेगा मतलब ग्रीन रीड करेगा। ग्रीन सिग्नल भेजा है तो ग्रीन सिग्नल सही रीड किया, ग्रीन रीड हुआ। ग्रीन सिग्नल नहीं भेजा तो ग्रीन नहीं रीड हुआ, मतलब रेड रीड हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन सिग्नल मतलब नोटिस किया है आपका एंड में। ये आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसी टाइप के क्वेश्चन से में एसोसिएट होती है। अब इसी से नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है, बेज होती है। इट इज ऑब्जर्व दैट स्टेशन बी, ओल्ड गार्ड एट स्टेशन बी रीड फाइंड आउट सिग्नल इज ग्रीन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। ये क्वेश्चन आएगा, ये आपका क्या बेस थ्योरम हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बना के भेजेगा, वो जानबूझ के इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा जिससे स्टूडेंट क्या है उस क्वेश्चन में खो जाए और टाइम वेस्ट करे। उन एग्जामिनर को सिर्फ अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करवाना है। इस वजह से जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी बड़े बड़े क्वेश्चन में डालो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट रहे। ठीक है, लिख लिया बेटा, लिख लिया। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इस टॉपिक में ज्यादा टफ बनेंगे, और इनकेस नहीं भी पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन तुम बना ही लोगे। इनकेस नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी बना ही लोगे। फिर भी 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 2-3 नहीं 5-6 क्वेश्चन करवा देता हूँ। मॉड्यूल किस पे क्वेश्चन बन रहे बेटा, मॉड्यूल में क्वेश्चन बन रहे हैं ना आप लोगों से? डे 3 डे 4 तक किया होगा ना, बन रहे कि नहीं बन रहे? मुझे एक बार इतना आइडिया दे दो, क्योंकि डिस्कशन मेरा नहीं हो पाया था लास्ट टाइम। बन रहे हैं ना क्वेश्चन मॉड्यूल में? हाँ, डे 5 थोड़ा टफ होगा, मॉड्यूल का डे 5 थोड़ा टफ होगा, जिसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल जब पढ़ेंगे वो थोड़ा सा टफ होगा। बाकी इतना टफ नहीं होगा तुम लोगों को मॉड्यूल में, बाकी उतना टफ नहीं लगेगा मॉड्यूल में। बस डे 5 में थोड़ा सा टफ लगेगा, जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब चलेगा उस केस में थोड़ा सा टफ लग सकता है तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो, लेट ए डाई इज रोल्ड
and defined event, let a die is rolled and defined event A as outcome is multiple of 4. Let a dice is rolled and defined event A as outcome is multiple of 4. Defined event A as outcome is multiple of 4, and a coin is flipped, and a coin is flipped, and defined outcome B as tell, and a coin is flipped and defined outcome B as tell. लिख ले यहाँ तक क्वेश्चन। एक डाइस रोल किया है, आउटकम क्या दिया, इवेंट ए दिया है उसने, आउटकम मल्टीपल ऑफ 4 है। देन कोइन कोस्टोस क्या है, इवेंट आउटकम क्या दे रखा है, आउटकम आपका क्या टेल दे रहा है, वो आपका इवेंट बी दे रखा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहला पार्ट A occurs but not B. Second part, exactly one of A and B occurs. और third part, at least one बन जाएगा सबसे। आंसर बताओ पहले का। ए इवेंट में सिर्फ 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी 1/6। बी इवेंट में आपका क्या है 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या जाएगी 1/2। ए ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 5/6 और बी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/2। पहला पार्ट ए हो और बी ना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो एंड बी ना हो, ए हो एंड बी ना हो। क्या ए और बी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? क्या दोनों इंडिपेंडेंट है? ये दोनों आपके क्या है, ए एंड बी आपके क्या है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो ये क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो कुछ करना ही नहीं है, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 1/6 इंटू बी ना होने की 1/2, मतलब 1/12। पहला पार्ट आपका क्या है। सेकेंड, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी का मतलब पी ए हो बी ना हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो ना हो एंड बी। दो ही केस बनेंगे। सिर्फ इसी पार्ट के लिए क्या है, बाकी तो दो ऐसे लिखवा दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी निकाल लेना। थर्ड क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन हो तो क्या बोल सकता हूँ, पी ए हो बी नॉट प्लस पी हो ए नॉट हो एंड बी हो। ये क्या होगा, एग्जैक्टली वन या फिर ए बी हो और बी बी। ये तीन केस हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाती है। इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर वो अपना कंसेप्ट से लग जाता है। दिक्कत तो नहीं आती, बन ही जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें कैलकुलेटिव हो जाता।
एक एग्जाम्पल और लिख लो फटाफट से। लिख लिया बेटा? डन? डन बेटा, डन कर लोगे ना, आगे तो बन जाएगा। ज्यादा टफ नहीं बनेंगे इसमें, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं भी पढ़ाता तो काम हो जाता है। ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, बस एक तरीके से प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। लेट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। लेट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट। याद करो एक रूल मैंने क्या बोला था, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप एनसीआर लगा सकते हो, लेकिन जब विद रिप्लेसमेंट आ जाएगी तो फिर उस केस में लॉजिक होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज, विदाउट रिप्लेसमेंट। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, then find the probability that पहला केस फर्स्ट कार्ड इज एस, सेकंड इज एस एंड थर्ड इज किंग। फर्स्ट कार्ड इज एस, सेकंड इज एस एंड थर्ड इज किंग। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने 11th क्लास में किए थे। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी 11th क्लास में किए थे। सेकंड कार्ड केस, टू ऑफ देम आर एस एंड वन इज किंग। टू ऑफ देम आर इन एस एंड वन इज किंग। अब देखो कैसे है, एनसीईआरटी में आएगा क्वेश्चन, कैसे करोगे? एनसीईआरटी के हिसाब से लिखने का तरीका ही बता रहा हूं। पहला क्या दे रखा है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला एस, दूसरा एस और तीसरा भी एस। पहला ये एस, दूसरा एस और तीसरा सॉरी किंग। ये स्पेसिफिक है, मैं एक साथ नहीं निकाल रहा हूं, अलग अलग है, 1 बाई 1 लिखा है। मतलब पहले पहला निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। ठीक है, तो ये कब होगा? सबसे पहले क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सबसे पहले एस निकला पहला, ये फर्स्ट कार्ड एस। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड एस होने के बाद सेकंड एस, ये आपका क्या है? सेकंड एस व्हेन फर्स्ट इज एस। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 व्हेन A1 इंटरसेक्शन A2। A1 और A2 हो चुके हैं, तब उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या फिर लिंक्ड हैं। इंडिपेंडेंट है या लिंक्ड है? इंडिपेंडेंट है या लिंक्ड है? लिंक्ड है। तो उस केस में क्या होगा? हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उस केस में लिंक्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो उस केस में पहला एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले एस होने की प्रोबेबिलिटी आपके क्या होगी? टोटल एस होते हैं 4/52 इनटू, अब एस निकल चुका है, टोटल 51 कार्ड से एस निकल चुका है, तो एस कितने बचेंगे? 3 एस बचेंगे। तो आपका क्या होगा? आपका 51 बचे हैं, उसमें से थर्ड एस कितने होंगे? 3 होंगे। फिर 2 निकल चुके हैं, 2 एस निकल चुके हैं, लेकिन किंग तो 4 ही है, तो फिर क्या जाएगा आपका? 50 अप। ये सॉल्व कर लेना आंसर। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 11th क्लास में किए ही हैं, 11th क्लास में किए ही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इस बारे में बताने की ज़रूरत है। लेकिन 11th क्लास में आप लोगों ने डायरेक्टली कर दिए थे, 11th में डायरेक्टली कर दिए थे, आज मैंने लॉजिक से बताया है। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी हाँ, 1/1 नहीं होता तो फिर 1/1 नहीं होता तो पीएनसी करते, 1/1 नहीं होता तो पीएनसी से करते।
ये एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना बता रहा हूं, ऐसे नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली कर दिया ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम एएलपी वाले हो, इस वजह से ये चीजें बतानी पड़ रही है, रेगुलर बैच में ये सही चीजें नहीं बताते। एएलपी वाले हो इसलिए तुम लोगों को बतानी पड़ रही है, क्योंकि तुम लोगों की एनसीईआरटी भी एक तरीके से मुझे ही देखनी है। वो तो अभी तुम लोग डिफरेंट हो, अभी स्कूल का सेपरेटली हो पा रही है तो ठीक है, लेकिन यदि सेपरेट नहीं होती तो भी मुझे देखना ही था। तो जो प्लान है उसी के हिसाब से किया है तुम्हारा, जिसमें एनसीईआरटी भी कवर हो और बाकी चीज़ भी कवर हो। उस वजह से हम लोग को थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ये थोड़ी एनसीईआरटी वाली चीज़ें भी करेंगे। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से। सेकंड के कांस में क्या केसेस बनेंगे, कौन कौन से? पहला एस, दूसरा एस, तीसरा किंग। पहला एस, दूसरा किंग, तीसरा एस, पहला किंग, दूसरा एस और तीसरा एस, तो केसेस बनेंगे। और एक केस सेम ही है, एक केस सेम ही है, और ये सारे क्या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो क्या बोल सकता हूँ, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन किंग इंटरसेक्शन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन एस। अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, पीएनसी नहीं लगा सकता, क्योंकि 1 by 1 दे रखा है यहाँ पे। देखो ये चीज़ ध्यान रखो, 1 by 1, और विद और विदाउट दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। तो डायरेक्टली पीएनसी नहीं लगा सकता, यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा। अब ऐसे केस में एक अल्टरनेट तरीका क्या होता है, ऐसे केस में एक अल्टरनेट तरीका क्या होता है, केसेस सेम ही बनेंगे। अब टोटल केसेस कितने निकाल लो, टोटल केस देख लो, टोटल केस कितने बन रहे हैं आपके पास, 3 कार्ड निकाले जिसमें से 2 सेम है, तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2, ये 2 सेम है, ये टोटल केसेस बनेंगे इनटू एक केस का आउटकम। एक केस का आउटकम क्या है, 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। डायरेक्टली मैं आंसर निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ, ये पीएनसी का थोड़ा यूज करके। ये क्या आपका टोटल केस हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, ये चीज़ समझ में आई। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने ये चीज़ करवाई थी। आप ये इस तरीके से सेपरेट करोगे। देखो ये तो 3 इवेंट है, 3 इवेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मान लो 10 इवेंट्स दे देते तो फिर ये सारी चीज़ नहीं पता होती तो फिर दिक्कत होती, ये सारी चीज़ नहीं पता होती तो फिर दिक्कत होती। डन लिखो, जल्दी से डन लिखो। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स। तो लिख लो, कंसेप्ट लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट लिखवा देता हूं मैं। लिख लिया बेटा, याद तक लिख लिया सबने, यस नो बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब जहां पे बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, इसका एक पार्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकी आगे मैं कराऊंगा स्पेसिफिकली। ये एक पार्ट क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रूल से एसोसिएट है। ये एक पार्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल से एसोसिएट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, लिख लो। लेट एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, let an experiment is conducted n times, let an experiment is conducted n times, let an experiment is conducted n times, out of which let an experiment is conducted n times, then the probability that event O1 occurs
R1 times O2 occurs R2 times। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कई बार, ए मान लो 5 बार हो गया है, बी आपका क्या 3 हो गया है, मतलब ऐसा निकालो, मान लो 10 कार्ड्स निकालने हैं जिसमें से 1 बाई 1 निकालने हैं, जिसमें से 2 किंग निकालने हैं, 3 एस निकालने हैं, 3 क्वीन निकालनी है, बाकी डिफरेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन जाएंगे, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। उस केस में यदि आप केसेस बनाओगे फर्स्ट एस, दूसरी किंग, तीसरी क्वीन, तो गलत हो जाएगा। सेकंड चीज़ पीएनसी भी नहीं लग पाएगी क्योंकि 1 बाई 1 आ गया, तो फिर उस केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग काम आएगी। आया समझ में? 10 कार्ड्स निकालने हैं, 10 में से 2 एस निकालने हैं, 3 किंग निकालनी है, 3 क्वीन निकालनी है और बाकी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलनी है। अब क्वीन कहीं भी निकल सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकल सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो पीएनसी से मैं कॉम्बिनेशन बना लूंगा। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलूंगा कि 4C3 इंटू समथिंग, वो आपका क्या गलत हो जाएगा, वो आपका क्या गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई 1 है, 1 बाई 1 में मुझे सीक्वेंस नहीं है। यदि 1 बाई 1 नहीं दिया होता तो मैं डायरेक्टली कर देता, लेकिन 1 बाई 1 दे रखा है ना, उसकी वजह से ही गलत हो जाएगा। समझ में है? ये लॉजिक क्यों जरूरत पड़ती है इस कंसेप्ट की, क्यों पीएनसी से डिफरेंट है, समझ में है ना? 1 बाई 1 की वजह से ये है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा। यदि 1 बाई 1 नहीं दिया होता तो वहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वहाँ पे 3 किंग 3 क्वीन मैं आग बंद करके निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे 1 बाई 1 है, मतलब सीक्वेंस मैटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी करने हैं। तो आपको लैंग्वेज समझ के आएगा, क्वेश्चन को समझ के आएगा कि अरेंजमेंट है या फिर आपका क्या सिर्फ सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो लिखो, लेन एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड n टाइम्स, then the probability that O1 occurs R1 time, O2 occurs R2 times and event O3 occurs R3 times, बस 3 ही इवेंट दिखा रहा हूं, such that R1 प्लस R2 प्लस R3, उसकी वैल्यू क्या दे रखी, मतलब कंडीशन क्या दे रखा है, O1 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 एंड सोन O1। ये पहला इवेंट हो रहा है, ये R1 टाइम्स हो रहा है, O2 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 एंड O2, ये इवेंट 2 सेकंड हो रहा है, ये R2 टाइम्स हो रहा है, और इवेंट O3 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 एंड सोन O3, ये आपका क्या है R3 टाइम्स हो रहा है। देन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लेट्स मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 मैंने बोल दी है आपकी P1 बोल दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ O2 ये मैंने बोल दी है आपकी क्या होगी, P2 होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ O3 ये क्या जाएगी आपकी P3 हो जाएगी। अब देखो पहली बार ये आपका क्या हो रहा है, तो P1 R1 टाइम P1 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 P1, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या जाएगा आपका P1 की पावर R1 इंटू P2 की पावर R2 इंटू P3 की पावर R3। क्या ये मैं इसको आंसर बोल सकता हूँ, ये R1 P1 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 R1 टाइम P2 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 R2 टाइम P3 P3 P3, क्या ये आंसर बोल सकता हूँ? यस और नो आंसर दो, क्या यस और नो आंसर दो, क्या ये बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। ये क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये 1 केस है। 1 केस कैसे है, ये इस सीक्वेंस में P O1 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 हुआ, O2 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 हुआ, O3 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 हुआ, तो ऐसे केस में आप 1 केस बना लो, या फिर इसको क्या बना लो, फेवरेबल्स 1 फेवरेबल स्ट्रिंग, एक कोई भी फेवरेबल स्ट्रिंग बना लो, मतलब कोई भी एक केस बना लो। लेट्स अज्यूम करो कि आपके क्या 10 कार्ड्स हैं, 3 किंग हैं, 2 क्वीन हैं, 3 क्वीन है, 2 एस है और बाकी डिफरेंट है, तो इसका एक केस बना लिया। फिर उनको क्या कर दो, अरेंजमेंट्स कर दो, उनको क्या कर दो, अरेंजमेंट्स कर दो, फिर उनको क्या कर दो, अरेंजमेंट कर दो। तो ये क्या है आपके यहाँ पे, इसका क्या है 1 फेवरेबल, मतलब इनका ऑर्डर आपका क्या है फिक्स है, ऑर्डर आपका क्या है फिक्स्ड है। क्यों? पहले O1 O1, पहला O1, दूसरा O1, तीसरा O1, चौथा O1 एंड सो ऑन आधा 1 टाइम O1 O2 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 O3 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 O3, ये ऑर्डर फिक्स है। लेकिन ऑर्डर फिक्स तो नहीं है, 1 बाई 1 में तो कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए अपन ने क्या करी, एक फेवरेबल स्ट्रिंग लगा दी और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, याद करो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या याद करो, n ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3। ये आपका क्या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू वन फेवरेबल स्ट्रिंग। यही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग है। क्या केस समझ में है बेटा सबको? यस नो बताओ। ये क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल सीक्वेंसेस, और ये आपका क्या है, वन फेवरेबल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी। जल्दी से नोट करो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं डिफरेंट बता देता हूँ कि नॉर्मल केस कैसा बनेगा जो 11th में किया था, और थोड़ा सा डिफरेंट केसेस कैसा बनेगा। लिख लो फटाफट। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से 2-3 पार्ट करवा के मैं सब में डिफरेंट क्रिएट कर देता हूँ कि नॉर्मल केस में क्या होगा और डिफरेंट केस में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कि मान लो यदि ग्रुप साइज सेम है तो फिर 1/2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप साइज सेम है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बस एक केस के लिए बना लिया ऐसे वाले, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। वो गलती कर देते कई बार बच्चे, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जैसे वहाँ पे ग्रुपिंग किया था ना, वहाँ पे डिवाइड करते थे, वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली इसी तरीके से लिखोगे, ये गलती करना है नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने ऑलरेडी बताया था सारे इवेंट्स को डिफरेंट एज्यूम करके ही करते हैं, डिफरेंट इवेंट की तरह एज्यूम करके ही करते हैं, तो उस वजह से वो बार बार ग्रुप साइज सेम है वो लिखने की जरूरत नहीं है। डन बेटा? डन? यस नो लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिससे आपको क्या है सारे जितने पॉसिबल केसेस वो बनते हैं वो आपके सारे चीज़ें कही हो जाए। लिखो। लेट इन ए टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्वेश्चन है लेट इन ए टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, लेट इन ए टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड probability of India winning, losing and draw, probability of India winning, losing and draw a particular match, let in a test match series between टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 7 मैचेस। यहाँ पे एक चीज़ और लिखो, टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 7 मैचेस। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 7 मैचेस, लेट इन ए टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 7 मैचेस। ये चीज़ लिख देना। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, थोड़ा सा और बताता हूँ। लेट ए टेस्ट मैच सीरीज ऑफ 7 मैचेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, लूजिंग एंड ड्रॉ इज 1/4, 7/12 and 1/6 respectively. 1/4, 7/12 and 1/6 respectively. लिख लिया यहाँ तक? Then find the probability that, then find the probability of, लिख लिया? आगे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख लिया सबने? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट, इंडिया विनिंग, इफ इंडिया विंस
फर्स्ट 3 मैचेस। अपन को तो इंडिया दिखाना है, जिताना है, देशभक्ति दिखानी है ना। सेकंड, इंडिया विंस फर्स्ट, सेकंड एंड 5th मैच, loses 3rd, 4th and 6th मैच, 3rd, 6th and 7th मैच, and 4th match is draw. Third, win exactly 3 matches, lose in 3 match and 1 match is draw. सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिफरेंस समझ में है बेटा? सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिफरेंस समझ में है? सेकेंड पार्ट में क्या है, एक स्ट्रिंग है, मतलब कोई एक केस दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है, जबकि यहाँ पे उसने बोला कि 7 में से कोई भी 3 जीत सकती है, कोई भी 3 हार सकती है और एक ड्रॉ हो सकता है। तो अब इस केस में आपको क्या है, कॉम्बिनेशन निकालना है। आई थिंक तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आंसर दे दे, पहले का आंसर बताओ जल्दी से, पहले का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? गुड, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इंडिया विन फर्स्ट 3 मैचेस, तो मतलब पहला मैच विन, दूसरा मैच विन, तीसरा मैच विन। आगे के मैच के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो आगे के मैच में क्या हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग एंड सोन एनीथिंग। विन भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला भी जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा भी जीते उसकी वैल्यू 1/4, तीसरा भी जीते 1/4, और ये सारे सारे एसोसिएट हैं और सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली किया। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी में लिखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे के आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पहले में जीतने का और दूसरे में जीतने का, तो दूसरे में जीतने वाला है हारने, दूसरे में जीतना, हारना, ड्रॉ होना, पहले में जीतने, हारने या ड्रॉ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ एनी का मतलब 1 × 1 × 1 × 1, तो आंसर क्या है आपका 1/64। सेकंड केस में इसमें क्या कर रखी है, स्ट्रिंग फिक्स कर रखी है, स्ट्रिंग फिक्स कर रखी है। जैसे पहला मैच है वो आपका क्या है, विन होगा, दूसरा मैच भी विन होगा, तीसरा मैच लॉस होगा, चौथा ड्रॉ होगा, पांचवा आपका क्या विन होगा, छठा लॉस होगा और सातवां भी लॉस होगा। ये आपके क्या स्ट्रिंग फिक्स है, और सारे के सारे क्या आपके ऑल आर इंडिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या, विन मतलब 1/4 × 1/4 इंटू लॉस की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या जाएगी, आपकी 7/12 इंटू ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/4 इंटू 7/12 इंटू 7/12। तो क्या जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आपका 7 की होल क्यूब अपॉन 4 की होल क्यूब इंटू 6 इंटू 12 की होल क्यूब। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और थर्ड केस में इसमें नो सीक्वेंस फिक्स, क्यों? क्योंकि 3 विन हैं, 3 लॉस हैं और 1 ड्रॉ है, तो यहाँ पे सीक्वेंस फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँ, एक सीक्वेंस फिक्स ये हो गई और इसमें होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल स्ट्रिंग क्या होगी, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, ये टोटल स्ट्रिंग्स होगी। और 1 केसेस क्या होगा आपका 7 की पावर होल क्यूब अपॉन 4 की पावर होल क्यूब इंटू 12 की पावर होल क्यूब इंटू 6, ये उसका आंसर। आई होप बेटा ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया अच्छे से कंसेप्ट, यस नो बोलो। ठीक है, जल्दी से नोट करो।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, इस पैटर्न के एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, फिर उसके बाद कंडीशनल वाला बताऊंगा, फिर उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज, फिर ट्री डायग्राम, फिर बेस थ्योरम, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आपका जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल में दे रखा है, तो उस वजह से पढ़ानी पड़ेगी पूरी। एक एक्सरसाइज जो डे 6 पूरा वो उसी के ऊपर भी दे रखा है ज्योमेट्रिक वाले पे, लेकिन वो जेईई के सिलेबस में हटा दी है, पहले थी, तो फिर भी बतानी पड़ेगी, मॉड्यूल में है। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। प्रोबेबिलिटी दैट एयरक्राफ्ट, लिखवा देता हूँ, डिक्टेट ही कर देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट एन एयरक्राफ्ट गन, प्रोबेबिलिटी दैट एन एयरक्राफ्ट गन hit the plane in first shot, second shot and third shot is, in first shot, second shot और third shot is 0.6 पहले शॉट में, 0.7 दूसरे शॉट में एंड 0.1 तीसरे शॉट में। नर्वस हो जाता है तीसरे शॉट में, नर्वस हो जाता है कि 2 हिट हो गए, तो तीसरे में तो वैसे भी चांसेस कम ही हो जाते हैं। then find the probability that gun hits the target। कर लोगे, इजी है, कर लोगे, इजी है, कर लोगे, इजी है। अब देखो क्या क्या केस है, 3 शॉट है, तो 3 शॉट में क्या हो सकता है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके, पहला केस है, पहले केस में ही हिट हो गया, या फिर पहले केस में नॉट हिट बट दूसरे केस में हिट, या फिर पहले केस में नॉट हिट, दूसरे में भी नॉट हिट और तीसरे में हिट, क्योंकि हिट तो करना ही है, तीसरे में हिट तो करना ही है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। डायरेक्टली आप कर सकते हो, कर लोगे बेटा। ये सारे सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये सारे सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बन जाएगा, ये सारे सारे इंडिपेंडेंट है, बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, हिंट दे दिए मैंने, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, जल्दी लिखो। हाँ मतलब 3 ही शॉट है ना यार, प्लेन इसके तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए ना, उसमें ये थोड़ी लिखा है कि अंटिल टारगेट हिट, ये थोड़ी लिखा है। प्लेन में तो उसने बोला कि 3 ही शॉट्स हैं, मिसाइल तो लिमिटेड ही है ना, यहाँ पे तो समझ में आना चाहिए कि आपका इनफाइनाइट वाला है या फाइनाइट वाला है। इनफाइनाइट वाला वो आपको कंडीशन पता समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन 2, लेट ए बैग वन कंटेन्स 9 green and 1 red ball। Let bag 1 contain 9 green and 1 red ball, and bag 2 contain 10 green ball। Bag 1 contain 9 green and 1 red ball, and bag 2 contain 10 green ball। Bag 1 contain 9 green and 1 red ball, and bag 2 contains 10 green ball। यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक लिख लिया सबने। बैग 1 कंटेन 9 ग्रीन 1 रेड एंड बैग 2 कंटेन 10 ग्रीन बॉल, लिख लिया सबने यहां तक, ठीक है। इफ 9 balls are transferred from bag 1 to bag 2,
इफ 9 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, मतलब बैग 1 से बैग 2 में आपने क्या किया, सबसे पहले 9 बॉल्स को ट्रांसफर किया है, then 9 balls are again transferred from bag 2 to bag 1. Then 9 balls are again transferred from bag 2 to bag 1. पहले यहां से 9 बॉल इसमें ट्रांसफर की, फिर 9 बॉल यहां से वापस से ट्रांसफर की. Then find the probability that a red ball is still in bag 1. Then find the probability that a red ball is still in bag 1. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्री डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा इजी हो सकता है, ट्री डायग्राम की हेल्प से थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन ये होमवर्क करोगे या अभी करोगे? होमवर्क करना है या अभी करना है? होमवर्क करना है या अभी करना है? होमवर्क, ठीक है. 2 केस होंगे. पहला केस क्या होगा, जब रेड बॉल ट्रांसफर नहीं हुई, मतलब 9 की 9 ग्रीन हुई, फिर ये 9 की 9 वापस से ग्रीन हो जाएगी. दूसरा केस रेड बॉल ट्रांसफर हुई, तो 9 में से 8 ग्रीन होगी, 1 रेड होगी, फिर वापस से यहाँ पे 19 हो जाएगी, तो 19 में से 18 ग्रीन होगी, 1 रेड होगी, तो 1 रेड ट्रांसफर होगी, और दोनों केस को ऐड करके वापस आ जाएगा. तो 2 केस बनेंगे. पहला केस क्या होगा, व्हेन 9 बॉल्स में से आपके क्या रेड बॉल ट्रांसफर नहीं हुई, मतलब 9 की 9 ग्रीन बॉल कर दी, और दूसरा केस क्या होगा, रेड बॉल ट्रांसफर हुई, मतलब 9 ग्रीन और 1 रेड होगी, फिर वापस से रीट्रांसफर आएगी, वापस आएगी. 2 ही केस बनेंगे. आया समझ में? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन. लेट 3 हंटर्स A, B, C saw a bird flying and wants to shoot it. Let 3 hunters saw a bird flying and wants to shoot it. Want to shoot it. If their probability of hit the bird PA, इसकी probability 1/6, PB 1/4 और PC 1/3. PA आपका क्या 1/6, PB की वैल्यू 1/4 और PC की वैल्यू 1/6. If they shoot the target 1 by 1 starting from A. If they shoot the target 1 by 1 starting from A, and they have only one chance, क्वेश्चन समझ में क्या किया है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना अभी तक क्या किया है? उन्होंने क्वेश्चन को लैंग्वेज को घुमा रखा है, कि स्टोरी बना के, कि बच्चे स्टोरी में खो जाए कि एक वहां पे बर्ड है. अब ये मत बोलना कि बर्ड तो उड़ जाएगा, हो सकता है बर्ड को सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. उन्होंने जानबूझ के ऐसी स्टोरी बनाई कि जिससे आप लोग गलत सोच के कैसा करो. बर्ड मतलब वहीं पे बैठा रहेगा जब तक हिट नहीं करेगा, इस टाइप से. तो एक बर्ड है, बर्ड के बजाय कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बर्ड रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो. तो उसको क्या, आपका 3 हंटर्स है, उसको शूट कर रहे हैं, 1 by 1 है. ए के शूट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी के 1/4 और सी की 1/3 है.
और स्टार्ट कर रहे हैं 1 by 1, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जैक्टली एक ही चांस है उनके पास, एक ही चांस है, एक ही चांस में या तो हिट करेंगे या फिर फेल हो जाएंगे, हिट करेंगे या फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बार बार करते रहे। यदि ऐसा होगा ना, अनटिल आपका क्या टारगेट इज, मतलब आपका क्या शूटेड, मतलब जब तक होगा नहीं तब तक तो वो इनफाइनाइट होगा। लैंग्वेज को समझना है ये, यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 by 1 आपका क्या शूट करते रहे जब तक आपका क्या है टारगेट हिट ना हो। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या ओनली 1 चांस है। कहाँ तक लिखवा दिया था? ओनली 1 चांस इज देयर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन क्वेश्चन लिखो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट, बर्ड इज अलाइव। बर्ड अलाइव कब होगा? क्लियरली बर्ड अलाइव कब होगा? जब तीनों में मिस कर दिया हो, ए भी शूट ना कर पाए हो, बी भी शूट ना कर पाए हो और सी भी शूट ना कर पाए हो। लेकिन तीनों को शूट लेना है, कंडीशन समझ में है ना? तीनों को शूट लेना है, मतलब ए भी शूट लेगा, बी भी शूट लेगा और सी भी शूट लेगा। ये चीज ध्यान रखना, तीनों शूट लेना है। पहले कंडीशन ये होगी। सेकंड, बर्ड इज डेड बाय वन ऑफ देम। दूसरे में क्या है आपका? बर्ड इज डेड बाय वन ऑफ देम, मतलब किसी एक का हिट हुआ है। किसी एक का हिट हुआ है मतलब या तो पहले ने हिट किया, पहले ने शूट कर दिया, मतलब बर्ड डेड। दूसरे ने हिट किया, पहले ने हिट किया मतलब फेल हुआ। दूसरा तभी हिट करेगा जब पहला आपका क्या फेल होगा। पहले फेल हुआ, दूसरे ने हिट कर दिया। या फिर क्या हो सकता है, पहले भी फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया और तीसरा आपका हिट कर गया। क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन दोनों समझ में बेटा? यस नो बोलो। समझ में है ना दोनों? कर लोगे? होमवर्क कर लोगे? ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इस टाइप का, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस फिक्स कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं सीक्वेंस फिक्स कर देता हूं। आज इनफाइनाइट तक टारगेट था मेरा, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग, बहुत स्लो जा रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर से। स्लो जा रहे हैं हम लोग काफी। इनफाइनाइट तक का टारगेट था, वो हो नहीं पाया। इनफाइनाइट सीरीज मुझे कंप्लीट करवानी थी, वो हो नहीं पाई। लिखो क्वेश्चन लिखो। टू पर्सन ए एंड बी 1 by 1 ड्रॉ 1 बॉल इन ऑर्डर। टू persons A and B, 1 by 1 in order draw 1 ball from 2 person A and B 1 by 1 in order draw a ball 1 by 1 in order draw a ball from a box containing 5 white and 1 red ball. From a box containing 5 white and 1 red ball. 5 white and 1 red ball. From a box containing 5 white and 1 red ball. And after watching the color, retain it. And retain it. retain it का मतलब समझ में है? वापस रखेगा या अपने पास रख लेगा? वापस रखेगा या अपने पास रख लेगा? अपने पास रख ले। यहाँ पे दो लैंग्वेज पूछ सकते हैं, आफ्टर वॉचिंग कलर
पुट वापस, पुट इन बॉक्स अगेन, या तो ऐसा दे देगा कि कलर देख के वापस से बॉक्स में रख दे, या फिर अपने पास रख ले, या फिर अपने पास रख ले। तो दो केस होंगे, वापस रख ले मतलब विद रिप्लेसमेंट हो, और अपने पास रख ले वो आपका क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। 1 by 1 में पीएनसी फेल हो जाती है, ध्यान रखना। आज जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सारे पीएनसी के कंसेप्ट नहीं लग रहे, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। एंड रिटेन इट, देन फाइंड देयर चांसेस ऑफ सक्सेस, then find their chances of success, then find their chances of success if success is defined as, if success is defined as, if success is defined as getting Red Bull first, if success is defined as getting Red Bull first, if success is defined as getting Red Bull first, if success is defined as getting Red Bull first। आया समझ में क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ए के लिए निकालो या बी के लिए निकालो, तो दोनों के लिए सेपरेट निकालना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ए के लिए निकालता हूँ, फिर दूसरा बी के लिए। तो सबसे पहले ए स्टार्ट होगा, ए स्टार्ट होगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हेन ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो विन, या फिर ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो बी ट्राई करेगा, लेकिन विन किसको करना है, ये आपका क्या है, ए सक्सेस। विन किसको करना है, ए को विन करना है, मतलब बी डेफिनेटली आपका क्या है, फेल होगा और ए विन होगा। समझ में? फिर क्या बन सकता है, ए लॉस करे, बी भी लॉस करे, ए वापस से लॉस करे और बी तो वापस से लॉस करेगा और ए विन आ जाए। क्या और कोई केस बनेगा या फिर यही केस बनेंगे? क्या और कोई केस बनेगा, यही केस बनेंगे? क्या ये केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना हो, बी ना हो, ए ना हो, बी ना हो, ए ना हो, बी ना हो और ए हो जाए? क्या ये केस बनेगा? क्या ये केस बनेगा बेटा? गुड, ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि बॉल आपके क्या है, 6 बॉल्स ही है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मतलब बॉल निकाल लेगा, तो ये केस बनेगा ही नहीं, ये केस बनेगा नहीं, मतलब टोटल 3 केस बनेगा। सिमिलरली आपका क्या, बी सक्सेस कब होगा, बी सक्सेस कब होगा, जब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले में ए हार जाए, बी जीत जाए, या फिर ए हार जाए, बी भी हार जाए, ए अगेन हारेगा, बी जीतेगा, या फिर ए हार जाए, बी हार जाए, ए अगेन हारेगा, बी अगेन हारेगा और ए भी हारेगा और बी भी जीतेगा। यही केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। आया समझ में? आया समझ में बेटा? आया समझ में? तीनों केस समझ में? तो बस कर लेना, सबको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब ये क्या इंडिपेंडेंट है या एसोसिएट है? क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है या एसोसिएट है? क्या इंडिपेंडेंट है या एसोसिएट है? ये नॉट इंडिपेंडेंट। तो अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे केस देखने पड़ेंगे कि पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में, तीसरे केस में क्या होगा। बताऊँ या फिर ट्राई करोगे? आंसर खुद निकालोगे या मैं बताऊँ? अभी आप खुद निकालोगे, मैं बताऊँ? कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया है। चलो कल मिलते हैं। तो कल क्या क्या कंप्लीट करूंगा मैं? सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट सेकंड ट्री डायग्राम कंप्लीट करूंगा। ट्री डायग्राम भी कैसे क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा कल। इनफाइनाइट सीरीज, फिर ट्री डायग्राम और फिर बेस थ्योरम स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।